इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दो किस्म के सवाल जो देखे जाते हैं वो आते हैं। अगर मैं आपको पेपर के एनालिसिस पर लेकर जाऊं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ग्रेड सी में फॉल करता है। एक इसके अंदर ईओक्यू का सवाल अक्सर देखने को मिलता है, एक इसके अंदर सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल का सवाल, इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। तो दो किस्म की चीज़ें हैं जो ओरिजिनल आपका सिलेबस है उसके अंदर भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दो लाइंस आ रही हैं, ईओक्यू वाली आ रही है और एक सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल से रिलेवेंट आ रही है। तो पहले तो काफ़ी पुराने ज़माने में तो इसका एक ही सवाल शायद आया करता था, लेकिन बहुत अच्छा हो गया से 2021-22 से ऑनवर्ड नया ग्रेड जब से ये डिज़ाइन हुआ है 2022 से ऑनवर्ड अक्सर औकात अगर हम देखें तो इसके दो अदद जो हैं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक है ईओक्यू और दूसरा है सेफ्टी स्टॉक या रीऑर्डर लेवल। इससे पुराना ग्रेड भी मेरे पास मौजूद है, ऐसे पुराने सवालों का डाटा भी मौजूद है। उसमें इस तरीके से नहीं था, कोई सिंगल सवाल आ जाया करता था। अब बहुत अरसे से बहुत ट्रेंडिंग में एक चीज़ आ जाती है कि दो सवाल आ रहे हैं। किसी अटेम्प्ट में दोनों सवाल नहीं होते, अदरवाइज दो सवाल होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तीन किस्म के खर्चे हैं, बल्कि चार किस्म के खर्चे। एक है परचेजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली हमारा डिसीजन होता है कि जी हमने कब वो यूनिट्स ख़रीदने हैं, कितने ख़रीदने हैं और किस लेवल पर जाकर ख़रीदने हैं। परचेज कॉस्ट होती है, रीऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है, शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। चार किस्म की कॉस्ट रेलेवेंट हैं हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। परचेज कॉस्ट आपकी ये सप्लायर की कॉस्ट है, उसके अंदर से डिस्काउंट्स लेस करके, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह लेस करके नॉन फंडेबल टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, ये परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी। रीऑर्डरिंग कॉस्ट तमाम की तमाम वो वाले खर्चे जो आपके ऑर्डर करने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन स्टोर तक पहुंचने तक के खर्चे क्या होंगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। लाइक टेलीफोन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन परचेज करने के बाद फैक्ट्री में पहुंचे तो ब्रोकर को कमीशन दी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोरियर चार्जेस, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं, ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अच्छा, अब जो हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके अंदर हमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती है, इंक्रीमेंटल लेनी होती हैं। हर किस्म की कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो कैलकुलेशन करते हुए हमें फिक्स कॉस्ट को साइड पे कर देना है फॉर ईओक्यू कैलकुलेशन, और हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इसकी वेरिएबिलिटी जो है ये पर ऑर्डर बेस होगी इसकी। फॉर एग्जांपल हमें पर ऑर्डर में वेरिएबल लेना है, पर यूनिट में नहीं लेना। अगर वो पर यूनिट होगा तो पर यूनिट जो होगा वो ओवरऑल एनुअली सेम आ जाएगा हर लेवल पर, तो वो हम फिक्स की तरफ तस्वुर कर लेंगे, वो पर यूनिट सेम लगेगा। ब्रोकर कमीशन, अगर पर ट्रांजैक्शन लिखा है कि हमने एक ट्रांजैक्शन की तो ब्रोकर कमीशन मिलेगी, उसे एक फिक्स वैल्यू है
कि 1000 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको मिलना है। मैं 500 यूनिट्स बाय करूं, मैं 700 बाय करूं, मैं 2000 बाय करूं, मैं 45,000 बाय करूं, आपने एक ट्रांजैक्शन करवाई तो आपको पैसे मिलेंगे। तो फिर तो ये हो जाएगी रेलेवेंट। अगर ये हुआ कि जी ब्रोकर कमीशन मिलेगी पर यूनिट की बेसिस पर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर ये फिर इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट इररेलेवेंट होता है। ये इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होता है, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग ये हो रही है कि आप कितने यूनिट्स बाय करें, कितने यूनिट्स बाय ना करें, कब बाय करें, कैसे बाय करें, किस रेट पे बाय करें, डिस्काउंट लें ना लें, तो ये सारे डिसीजन हमने करना है। ब्रोकर कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस अगर तो दो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, हमें कंपैरिजन करना है कि जी डिस्काउंट लें या ना लें, तो दो डिफरेंट लेवल पे दो डिफरेंट परचेज प्राइसेस होंगी। तो ये ब्रोकर कमीशन अगर परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है, बल्क डिस्काउंट नहीं है, तो फिर ये भी इररेलेवेंट हो जाएगी, परचेज प्राइस भी इररेलेवेंट, ये भी इररेलेवेंट। लेकिन अगर बल्क डिस्काउंट है, दो मुख्तलिफ लेवल पर परचेज प्राइस डिफरेंट हो रही है, तो ब्रोकर कमीशन भी रेलेवेंट बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट हो जाएगी, फिर ये भी रेलेवेंट बन जाएगी। वेरी रेयर, ये अभी तक मैंने कभी पास पेपर में देखा नहीं है, नेवर सीन इन पास पेपर, ये वाला पॉइंट। तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन बेशक ना ली जाए। जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तहत है। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये वो तमाम खर्चे हैं जो स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं। अब ये वाला पूरा चैप्टर रॉ मटेरियल से रेलेवेंट है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग है, रॉ मटेरियल की परचेज से रेलेवेंट है। तो रॉ मटेरियल की स्टोरेज, उसकी इंश्योरेंस, उसकी सारी बातें, उसकी मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इंटरेस्ट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस कॉस्ट, मुख्तलिफ नाम है, रेट ऑफ रिटर्न। ये होल्डिंग कॉस्ट में लाजमी तौर पे शामिल होना है। और ये अक्सर औकात परचेज प्राइस पर यूनिट को आप इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये शामिल होती है। इसमें भी वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर करनी है, लेकिन इसकी वेरिएबिलिटी पर यूनिट होती है। इसको हमने पर यूनिट और पर एनम बेस्ड लेना होता है, इससे कम की बात नहीं है। पर यूनिट है, पर मंथ है, उसे पर एनम में कन्वर्ट, पर एनम है या पर मंथ है तो वो फिक्स हो जाएगा, वो पर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं इसका ज़रा शॉर्ट नाम रख देता हूं, पर यूनिट पर एनम, इस तरीके से बोल देता होता हूं। इन योग की कैलकुलेशन हमें सिर्फ वेरिएबल खर्चे लेने हैं। नेक्स्ट आती है शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस आ जाता है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस आ सकता है, इसके अंदर गुडविल लॉस आ सकती है, इसके अंदर प्रोडक्शन स्टॉपेज होके रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ सकती है आपका। इसके अंदर अगर आप रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो 200 रुपये पे, करंटली आपको स्टॉक नहीं मिलता, आपको ख़रीदना पड़ जाता है रॉ मटेरियल ख़रीदा 240 रुपये पे, तो जो 40 रुपये हैं ये आपके क्या होंगे, ये शॉर्टेज कॉस्ट आ गई, स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। तो मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन लॉस भी आ सकता है कि आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, तो इसको स्टॉक आउट कॉस्ट को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आती है जी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अगर हमारा यूजेज सर्टन हो तो रीऑर्डर लेवल होता है यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, इसको रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। तो एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम ये आपका बन जाता है।
फिर रीऑर्डर लेवल, अगर हमारा यूजेज सर्टन नहीं है, हमें नहीं पता लीड टाइम, अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने रीऑर्डर लेवल रखा, हमने कहा हमें यूनिट्स मिल जाएंगे एक टेन्योर के अंदर और हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, फिर हम उसे यूज़ करेंगे, फिर क्वांटिटी आ जाएगी। ये है यूजेज लीड टाइम सर्टन। लीड टाइम भी सर्टन, यूजेज भी सर्टन, यूजेज भी सर्टन है और लीड टाइम भी क्या है, सर्टन है। एक सिमेट्री के अंदर आप चल रहे हैं और आपका सप्लायर भी सिमेट्री में चल रहा है। व्हाट इफ, अगर आपने ऑर्डर तो किया, अब यहां पर हमें ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ये हमारा लीड टाइम है, यहां पर हमने ऑर्डर प्लेस किया और यहां पर हमें ऑर्डर मिल जाना है। मिल जाना चाहिए। अब अगर मैंने इसको यूजेस ज़्यादा कर दी तो मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। मैंने यूजेज ज़्यादा कर दी पर डे तो मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। दूसरी साइड पर अगर मेरा लीड टाइम एक्सटेंड हो गया, मुझे ऑर्डर यहां तक नहीं मिला, तो मैं यहां पर यूजेज मेरा सेम रह रहा है, यहां पर मुझे ऑर्डर मिल रहा है, तो तब भी मैं क्या हो जाऊंगा, स्टॉक आउट हो जाऊंगा। तो यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम ये आउट हो जाए या लीड टाइम आउट हो जाए तो मैं स्टॉक आउट की तरफ जाता हूं। इससे बचने के लिए हम कुछ थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं ताकि हमें स्टॉक आउट से हम बच सकें। तो यूजेज हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, फिर हम सेट करते हैं हाईएस्ट लेवल पर। हिस्ट्री के अंदर जो हाईएस्ट लीड टाइम होता है और हिस्ट्री में जो हाईएस्ट यूजेज आया होता है पर डे या पर मंथ या पर वीक, जिस तरह से लीड टाइम चल रहा है, तो हम उस लेवल पर रीऑर्डर लेवल को ले जाते हैं। और या फिर हम एवरेज यूजेज लेते हैं, उसमें सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर लेते हैं। एक और अंदाज भी हो जाता है सेफ्टी स्टॉक का कि मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। ये सेफ्टी स्टॉक इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा मेजर है सेफ्टी स्टॉक कि यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम मैक्सिमम से एवरेज इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक आ जाता है। एवरेज इन्वेंट्री, हमारी क्वांटिटी जो हम ऑर्डर करते हैं उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये एवरेज इन्वेंट्री होती है। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा हो तो उसके अंदर हमें सेफ्टी स्टॉक ऐड अप करना होता है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री ये है कि जी हमने ऑर्डर किया इतना, ये 0 हो गया, इसके 2 लेवल आ गए, एक है ओपनिंग स्टॉक प्लस एक है क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली क्या है? क्वांटिटी के बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर है? नील के बराबर है, जो कंसिडर किया जाता है। तो फिर एवरेज लेवल क्या है? Q/2, और एवरेज कहेंगे इसको कि ये इसके सेंटर में से ऐसे आ रहा है। एवरेज लेवल ये है, थ्रू आउट द ईयर एक लेवल मेंटेन हो रहा है। तो इसको कहते हैं एवरेज लेवल Q/2। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक है तो उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक भी शामिल हो जाता है। ये Q/2 वाला हिस्सा आ गया और ये सेफ्टी स्टॉक वाला मज़ीद जो अगर हमने रखा हिस्सा तो वो आ गया। ये थोड़ी सी चीज़ें जो समझाई थी वो ज़रा से हिल गई लगती हैं। तो ये हमारे हो गए फार्मूलाज थोड़े से रिवाइज। अब हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ लेटेस्ट नियर बाय अटेम्प्ट्स के सवाल
कुछ पुराने सवाल मिलते जुलते एक सवाल हम कुछ कंसिडर करते हैं जी। मैंने कहा दो किस्म के सवाल आते हैं, एक सवाल आता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बना दो, एक सवाल आता है सेफ्टी स्टॉक से रेलेवेंट। तो मैंने आपको दोनों सवाल डिस्कस करके या रियो लेवल के सवाल डिस्कस करके ये वाला टॉपिक कवर करवाना है। TRM uses a single raw material for production and store it in a nearby rented warehouse. During the year 2024, 1600 units were purchased at 750 per unit with an average order quantity of 64,000 units. During the year इतने परचेज किए गए, ये उसका रेट था, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी 64,000 थी, ये हमारी क्यू आ गई। TRM incurred the following cost related to ordering and holding cost of the raw material. Fixed cost of the purchase department, ये तो फिर EOQ के लिए irrelevant हो गया। Variable cost of purchase department, ये क्या हो गया, irrelevant हो गया। Warehouse rent, ये देखना पड़ेगा। जवाद इमरान बेटा, आपका माइक ऑन है। जवाद इमरान, आपका माइक ऑन है। ठीक हो गया जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 45,000 पर ऑर्डर, तो ये पर ऑर्डर वाली रेलेवेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए हमें। TRM इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट, देखना पड़ेगा कि ये रेलेवेंट बनती है या नहीं बनती है। TRM न्यू फाइनेंस मैनेजर believes that some of these costs can be reduced significantly if each order is based on economic order quantity. In this respect, he has gathered the following information relating to 2025 से रेलेवेंट शायद डाटा अवेलेबल है। यस, ऊपर जो डाटा दिया गया है 2024 का, और टीयर इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, ये इनकर्ड की थी उसने। 2025 से रेलेवेंट डाटा और हमें 2025 की ही EOQ मालूम करनी है। डन। एनुअल वेयर हाउस रेंट वुड कंप्राइज 3 लाख प्लस 15 पर यूनिट फॉर स्टोरिंग ईच यूनिट। एनुअल वेयर हाउस रेंट से रेलेवेंट उसने बात कही है कि इसके अंदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट दोनों मौजूद हैं। रॉ मटेरियल की प्राइस और यूजेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ही रहेगी। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन हो जाएंगे। और हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं 8,000 यूनिट्स। इस क्लाइंट का भी मतलब समझा दूं, सिचुएशन हमारा रीऑर्डर लेवल है, हमने अपने पास कुछ सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है फॉर मैनेजमेंट। अगर तो मुझे कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई डाटा दिया हुआ है, कोई भी लेवल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, डाटा है, तो हमें चाहिए होती है एनुअल परचेज। तो हम क्या करते हैं, सेल की क्वांटिटी या इशू क्वांटिटी, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेस करते हैं, तो हमारे पास परचेज की क्वांटिटी आती है जो कि हमारी डिमांड है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिमांड, एनुअल डिमांड।
अब अगर तो मुझे डाटा अवेलेबल दिया हुआ है तो मैं डाटा लूँगा, यूज़ करूँगा, मैं सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर करूँगा। इस सूरत में सेफ्टी स्टॉक को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। अब अगली सिचुएशन, मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है, पीरियड लेवल है, नो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाटा गिवन। कहा गया कि हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक है। तो इस सूरत में हमारे पास सेल या इशू का जो डाटा होगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड माइनस ओपनिंग स्टॉक लेस इज इक्वल टू परचेज आनी है। तो फिर ये भी सेफ्टी स्टॉक के बराबर है, ये भी सेफ्टी स्टॉक के बराबर है, तो जो सेल या इशुएंस होगी वही परचेज के बराबर आ जाएगी। तो ये इसका कंक्लूजन पॉइंट हुआ और कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमने एक तो EOQ मालूम करनी है, तो पेपर करने का अंदाज ये होगा कि आप EOQ का ना सबसे पहले फार्मूला लिख दो। मैं यहाँ पर एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करें, सबसे पहले EOQ का क्या करें, टॉप पर EOQ का फार्मूला लिख दें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल डिमांड, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऐसे शॉर्ट में ही लिखना है। हर बंदे को पता है CO क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, D एनुअल डिमांड है, CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। कुछ रफ वर्क आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें और आप वर्क शुरू कर दें। उसने कहा 16 लाख यूनिट्स हमने खरीदे 64,000 की क्वांटिटी में, तो कितने ऑर्डर्स में ख़रीदे। मैंने ऑर्डर्स भी निकाल दिए कि जी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स D/Q 2024 का करके। अब मुझे 2025 की और 2024 की क्या करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है। CO क्या ले मालूम करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब यहाँ से मैंने देखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन कौन सी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट 7,50,000 है। 7,50,000 मुझे चाहिए पर ऑर्डर, और अभी मैंने ऑर्डर्स निकालने हैं 25, तो मैं करूँ 7,50,000 तकसीम 25 ऑर्डर करूँगा, मेरे पास पर ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी 30,000, चूँकि वेरिएबल कॉस्ट थी। ये 2024 की है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट हो गई। फिर वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट ये तो होल्डिंग कॉस्ट है, पर यूनिट पर एनम चाहिए, अभी इसको साइड पे करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 45,000 पर ऑर्डर, लो जनाब ये मिल गई हमें 45,000 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट में 45,000 पर ऑर्डर आ गया। और खर्चा इंश्योरेंस कॉस्ट ये भी होल्डिंग कॉस्ट है, तो मेरे पास पर ऑर्डर कॉस्ट मुकम्मल हो गई कि 75,000 है। 2024 की मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दी। मैं आगे बढ़ा, मैंने होल्डिंग कॉस्ट 2024 की निकालना शुरू की। होल्डिंग कॉस्ट आनी है पर यूनिट पर एनम, बहुत ध्यान से देखना है, पर यूनिट पर एनम होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट नहीं, ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये पर यूनिट पर एनम है ही नहीं। कॉस्ट जरूर है, खर्चा जरूर है, लेकिन फिक्स है। डिसीजन मेकिंग में EO की कैलकुलेशन में नहीं आता। वेयर हाउस रेंट के बारे में उसने बताया कि ये 15 रुपए पर यूनिट है, ईच यूनिट, और यहां पे लिखा हुआ है एनुअल, तो ये पर यूनिट भी हो गया, पर एनम भी हो गया, तो ये 15 रुपए मेरी कॉस्ट बन गई। वेयर हाउस रेंट 15 रुपए 2024 का, 2024 में 15 रुपए।
अच्छा, इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। अब परचेज कॉस्ट एक यूनिट की 750, जैसे आपकी आती है इंटरेस्ट, उसी तरह से ये इंश्योरेंस कॉस्ट भी बन रही है, परचेज कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये रेलेवेंट होगी। 750 का 2%, आप क्या करेंगे, 750 का 2%, एक वैल्यू बन जाएगी, ये इंश्योरेंस आ जाएगी 2024 की। 7 दूनी 14, 63, शायद ये भी 15 रुपये आ जाएगी, टोटल 30 रुपये हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। लेकिन हमें चाहिए 2025 की। अब मैं काम करूंगा 2025 के ऊपर। मैंने पहले काम ट्रांसफर कर लिया 2024 के ऊपर, अब मैंने काम करना है 2025 के ऊपर। कहता है रॉ मटेरियल की प्राइस 20% से बढ़ेगी। ओके, रॉ मटेरियल की प्राइस यहां कहीं पे लिखा हुआ है, परचेज प्राइस 20% से बढ़ेगी, तो ये 750 इंटू 1.2 कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास गालिबन 900 समथिंग आ जाएगी। यस, 900 आ गई। मैंने प्राइस निकाल ली कि 2025 की प्राइस क्या होगी। यूजेज भी बढ़ जाएगा, कहता है 25% यूजेज बढ़ेगा, तो मेरा यूजेज था 16 लाख यूनिट्स, तो मैंने इसको भी क्या करना है, बढ़ा देना है। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है, लिहाजा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो क्वांटिटी है वो भी 16 लाख से बढ़ गई, 2 मिलियन पे चली गई, 2 मिलियन हो गई। ओके, ये मेरी डिमांड हो गई। मैं स्टेप बाय स्टेप 2025 के लिए चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, साथ साथ फार्मूले में फिट इन भी कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ मेरी कैलकुलेट होती गई। मसलन 2 कैलकुलेट हो गया, एनुअल डिमांड कैलकुलेट होगी, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट रहती है। इंश्योरेंस कॉस्ट वुड बी रिमेन 2% ऑफ परचेज कॉस्ट, लेकिन परचेज कॉस्ट चेंज हो गई है, 900 पे चली गई हुई है, तो मेरा इस पर मतलब 900 का 2% लिया जाएगा। वेयर हाउस रेंट 15 रुपये पर यूनिट पर एनम, ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरी होल्डिंग कॉस्ट 33 रुपये हो जाएगी। ये 33 रुपये दी आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसका मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है 10% से बढ़ेगी बस, तो क्योंकि और कोई बात नहीं कही उसने, तो मैं इस 75,000 को 10% बढ़ा दूंगा, तो 82,500 मेरे पास 10% से बढ़ी हुई ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इससे 10% ही सिर्फ बढ़ा। मैंने पहले एक स्टेप में काम किया, पिछले साल का काम किया, फिर नए साल का काम किया। पिछले साल से जब इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है, तो हमें पिछले साल का काम अगर हमने किया हो तो हम आसानी से नए साल का काम कर लेते हैं। अगर हमने रफ वर्क पिछले साल का नहीं किया हुआ तो अगले साल का काम करना मुश्किल हो जाता है। हम बस सोचते रहते हैं और फिर किसी डगर पे नहीं पहुंच पाते। तो यूँ ईओक्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब पेपर में जितने भी ईओक्यू के सवाल हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जो सवाल हैं, ये कदरे आसान है और इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट होता है, चीज़ें लीनियंस के तहत देता है। ये भी सवाल था, आसान था, मुश्किल नहीं था। जो स्टूडेंट को ज़्यादा मसला पेश आता है वो सेफ्टी स्टॉक के ऊपर, रीऑर्डर लेवल के ऊपर, उसके ऊपर आता है। जब डिसीजन मेकिंग आती है तब आता है। तो एक सवाल और करते हैं। हमने कोई 8-10 सवाल, इसके 8-10 तो नहीं, 4-5 तो सवाल कम से कम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब डिस्काउंट के साथ कहानी, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ये भी सिंपल वाले सवालों में कंसिडर होगा, ईओक्यू वाले सवालों में कंसिडर होगा, विद बिल्ड डिस्काउंट कंसिडर होगा। 8 मार्क्स का सवाल, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, इस तरीके से। Shahab Industries is engaged in the production of a product named Alpha, which requires beta as its primary raw material. SIL presently uses EOQ model to place order for beta. Below is the relevant information about beta. Quantity per order 50,000, ये EOQ की क्वांटिटी हो गई। कॉस्ट पर यूनिट 48, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम 4.8 मिलियन। अब हमें पता होना चाहिए एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ईओक्यू लेवल पर जमा नहीं लिखना था, बराबर लिखना था। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है CH/2 एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, DOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर इस डाटे के अंदर, एक तो ये है कि जी अगर आपके पास EOQ गिवन है तो आप EOQ का फार्मूला लिख भी सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ हो सकता है हिडन हो। मसलन EOQ का फार्मूला भी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2COD/CH। EOQ 50,000 है, 2 मौजूद है। एनुअल डिमांड हो सकता है मिसिंग हो सकता है कोई और चीज़ मिसिंग हो जो आपको कैलकुलेट करना हो यहाँ से। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है 2 लाख है, आप लिख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख। डिमांड अभी भी नहीं पता, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेक करना पड़ेगा। कहता है टोटल जो इन्फॉर्मेशन दी है टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट बराबर कर दिया जाए, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये 4.8 होगी। SIL सप्लायर ऑफ बीटा इज ऑफरिंग 2% डिस्काउंट इफ क्वांटिटी पर ऑर्डर 75,000 हो जाए या 4% अगर क्वांटिटी 1 लाख हो जाए, बस ये है। अब यहाँ से आपको जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर अगर कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो आपको वो फार्मूला लिख देना है। अब यहाँ पर डिमांड भी मिसिंग है और होल्डिंग कॉस्ट भी मिसिंग है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। इट मीन्स यू हैव टू वर्क इट आउट ऑन द डिमांड। दूसरी चीज़ उसने ये EOQ लेवल पर ये है, जब बराबर होती हैं, अगर ये बराबर होती हैं EOQ लेवल पर तो फिर इन दोनों को जमा किया जाए तो 4.8 मिलता है, तो इसका आधा करें तो 2.4 मिलियन बनता है। इसका मतलब ये भी 2.4 होगी और ये भी 2.4 मिलियन होगी। और अगर एक 2.4 मिलियन है, आपके पास एक चीज़ मौजूद है तो दूसरी चीज़ आप आराम से मालूम कर सकते हैं। मसलन ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास है पर ऑर्डर, अगर मैं इस हिस्से को पिक करूं तो फिर मैं कहूँगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COD/Q। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2.4 मिलियन, पूरा ही लिख देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख, डिमांड नहीं है, क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है 50,000, तो यहां से हम एनुअल डिमांड फाइंड कर लेंगे। यहाँ कहीं पे भी एनुअल डिमांड शायद फाइंड हुई होगी, ये 6 लाख रुपए 6 लाख यूनिट्स आ जाएगी।
तो मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ काम हो सकता है। तो डिमांड जब आपकी आ जाएगी 6 लाख यूनिट्स, तो तब आप एक चीज़ मालूम कर सकते हैं। फिर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नहीं है, अगर नहीं है तो, जो कि नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नहीं है, तो आप उसको भी मालूम कर सकते हैं। CHQ/2 इज इक्वल टू 2.4 मिलियन। CH मिसिंग है, क्वांटिटी हमारे पास 50,000 है, तकसीम 2 इज इक्वल टू 2.4 मिलियन। तो यहाँ से आपको CH भी मिल जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट भी मिल जाएगी पर यूनिट पर एनम। जो कि आ जाएगी 96 रुपीज़। तो दिस इज़ द वे आउट ऑफ फाइंडिंग द हिडन आइटम्स। कोई चीज़ सीधी सीधी सी सामने सामने प्लेट में रख के ICAP के पेपर में नहीं होगी, वो मालूम करनी पड़ेगी आपको। और वो सबसे आसान तरीकाकार है, फार्मूलाज याद हों और फिर क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला आते हैं वो आप लिख दें। जो उनसे फार्मूला बन रहे हैं वो फार्मूला लिखें। Once you calculated these, then you can proceed. अब UQ है 50,000, आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 3 किस्म के खर्चे हैं, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो सबसे कम खर्चा होगा इन तीनों का, वो वाला जीत जाएगा। अगली जो चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं वो है एनुअल परचेज कॉस्ट। जो परचेज कॉस्ट होती है ये डिमांड इनटू प्राइस होती है। परचेज कॉस्ट, एनुअल डिमांड इनटू प्राइस। स्टूडेंट गलती से ये वाली क्वांटिटी चूज कर लेता है। तो एनुअल परचेज कितनी है वो हमें कहीं ना कहीं पे शायद बताया, और नहीं बताया हो तो हमें वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनुअल डिमांड, सॉरी हमने कैलकुलेट की थी, डिमांड इज इक्वल टू 6 लाख, ये कैलकुलेट की थी हमने यहाँ पर। तो एनुअल डिमांड जो कैलकुलेट की 6 लाख, इसको परचेज प्राइस से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। परचेज प्राइस हमें दी हुई है कॉस्ट पर यूनिट 48 रुपये। तो पहले वाले लेवल में जो होगी प्राइस 48 रुपये होगी। 2% डिस्काउंट के साथ ये 47.4 बन जाएगी। 4% डिस्काउंट के साथ ये 46.08 हो जाएगी। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी कौन सी, डिमांड, डिमांड इनटू प्राइस। 6 लाख ज़रब 48 ये आएगा, 6 लाख ज़रब 47.4 ये आएगा, 6 लाख ज़रब 46.08 ये आ जाएगा। अब आपके पास पहली चीज़ होगी एनुअल परचेज कॉस्ट, दूसरी आपने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बनानी है। अब होल्डिंग कॉस्ट में CHQ/2 सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, लिहाजा नहीं लिखें। क्वांटिटी हमारे पास ये मौजूद है Q, इससे 2 से डिवाइड करें और होल्डिंग कॉस्ट जो फाइंड की थी 96 उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। 75,000 तकसीम 2 मल्टीप्लाई बाय 96, ये बन जाएगी 1 लाख तकसीम 2 मल्टीप्लाई बाय 96, ये आ जाएगा 50,000 तकसीम 2 मल्टीप्लाई बाय 96। फिर आएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला लिखना है, COD/Q नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एनुअल डिमांड सेम है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। तो डिमांड डिवाइड बाय 50,000 नंबर ऑफ ऑर्डर, डिमांड डिवाइड बाय 75,000 नंबर ऑफ ऑर्डर, डिमांड डिवाइड बाय 1 लाख नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। टोटल करेंगे जो कैलकुलेशन तीनों खर्चों को जमा करके सबसे कम होगी वो आपका डिसीजन होगा। तो फॉर्मेट पे आपने आना है,
नंबर 1 फॉर्मेट बनाना है, नंबर 2 फार्मूलाज लिखने हैं जो सा डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसका फार्मूला। मसलन EOQ था, EOQ गिवन है, EOQ का फार्मूला लिखना है। उन्होंने टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम की बात की है तो उसका फार्मूला लिख दें, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला जमा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू 4.8 मिलियन। हमें पता है EOQ लेवल पर दोनों बराबर होते हैं, तो हर एक कितने का होगा, 2.4 मिलियन का होगा। हिडन चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा आपको, हिडन चीज़ें आप फाइंड करेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे, नहीं फाइंड करेंगे आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। बच्चों ने गलतियां क्या की, एनुअल डिमांड सही कैलकुलेट नहीं की। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑर्डर क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ एनुअल डिमांड। The cost under existing EOQ were not calculated to compare with the two discount options। EOQ वाला वो तो लाजमी चीज़ है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लाजमी कंपैरिजन में लेकर आते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर किया गया एनुअल डिमांड की बजाय, मींस परचेस कॉस्ट गलत कैलकुलेट की। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 सवाल हो चुके हुए हैं EOQ से रेलेवेंट। एक और सवाल डिस्कस करते हैं, फिर सेफ्टी स्टोर पे आता हूँ। वेदर बेनिफिशियल है टू अडॉप्ट EOQ मॉडल, मीन्स पहले से EOQ मॉडल पे नहीं है, अब EOQ पे मॉडल पे जाना है, तो अब भी कंपैरिजन होगा EOQ मॉडल का विद द एग्जिस्टिंग। Galaxy is engaged in the trading various consumer goods including Star One, for which demand is evenly distributed throughout the year. The present supplier of Star One offers a bulk purchase discount of 5% on all orders B star units and above, which GL has availing. Okay. Due to availing the bulk discount, the normal transit losses has been increased from 3% to 4%। वैसे 20,000 से कम का ऑर्डर होगा तो लॉसेस 3%, 20,000 के ऑर्डर के साथ लॉसेस 4%। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी एनुअल डिमांड चेंज होगी बाइंग की। GL is currently evaluating to adopt EOQ model which would reduce the transit losses to 3%। ना भी लिखा होता तो हमें रीड बिटवीन द लाइन करके इसे 3% पर सोचना था। Following information has been gathered for the purpose of evaluation। एनुअल डिमांड है 1,20,000। अब 1,20,000 है, ये मेरी ज़रूरत है, फाइनल मुझे चाहिए, मुझे डिमांड कैलकुलेट करनी है 1,20,000। लॉसेस जो कल बार बार कह रहा था, लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट कंसिडर करेंगे, फार्मूला था रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट। तो 1,20,000 मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे चाहिए, मैं इसे डिवाइड करूंगा 1 माइनस 0.04। अगर मैं 20,000 का ऑर्डर करता हूं तो इस तरीके से डिमांड बनेगी। अगर मैं EOQ पे जाता हूं तो मेरी डिमांड इस तरीके से बनेगी 3% लॉसेस पे। सेफ्टी स्टॉक भी मैं मेंटेन कर रहा हूं 1200। ओके फाइन। पर यूनिट परचेज कॉस्ट 250 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50,000 है, एवरेज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये एवरेज जो होता है ये होता है कि ये एवरेज स्टॉक को यूज करते हुए एनुअल को भी लिखता है।
एनुअल ना लिखा होता, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट लिखा होता, तो ये भी एनुअल को कंसिडर कर जाना था। अब हमने क्या करना है, हमने 2 कॉलम बनाने हैं, उसमें 3 चीज़ें फेंकनी है, एक परचेज कॉस्ट, एक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एक एनुअल क्या नाम है कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये 3 चीज़ें, 2 कॉलम बनाएंगे, एक 20,000 यूनिट्स बल्क डिस्काउंट के साथ, एक ईओक्यू फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास आएगा 1,20,000 से 1,23,711। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है, मींस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, तो इसका मतलब है वही क्लोजिंग स्टॉक होगा, वही ओपनिंग होगा। आप पहले से लेकर चल रहे हैं तो आपके यूनिट्स इंक्रीज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये होता बिजनेस का पहला साल, अगर ये होता बिजनेस का फर्स्ट ईयर, तो फिर प्रॉब्लम आनी थी। हमने D/1 - R, हमने डिमांड तो निकाल दी परचेज की या यूज की, इसमें क्लोजिंग स्टॉक यूज की जो हमें चाहिए। अब ये सेफ्टी स्टॉक के बराबर है, ओपनिंग स्टॉक कोई होगा ही नहीं, तो जितना हमारा यूज है उसमें 1200 मजीद ऐड अप करके हमने खरीदना था, पहला साल होता तो। अगर पुराना साल है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के बराबर चल रहा है, तो जो डिमांड बनेगी वही आ जाएगा। 4% पे 1,25 और 3% पर 1,23,711 EOQ 2 COD ओवर CH। अब EOQ पर हमें 23,711 यूनिट्स चाहिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000 में दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी दिया हुआ है। हमारे 11,123 यूनिट्स आ जाएंगे। ये हम 11,123 यूनिट्स लिखेंगे EOQ वाले और 20,000 यूनिट लिखेंगे बल्क डिस्काउंट पे। परचेज प्राइस का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, D इंटू परचेज प्राइस, D इंटू परचेज प्राइस होता है। अब एक में 250 रुपये रेट लगेगा, दूसरे में 250 नहीं लगेगा, 250 से कम लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा। ठीक, पर यूनिट परचेज कॉस्ट ये है, इसमें डिस्काउंट अप्लाई होने 5%, तो 250 माइनस 0.05 आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला 237 सारी या 5 गाल बना जाएगी बल्क डिस्काउंट के साथ परचेज प्राइस। तो आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी थी, परचेज प्राइस दूसरी की परचेज प्राइस निकालेंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट COD ओवर Q। एनुअल डिमांड हमारे पास मौजूद है, हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, दोनों में फ़र्क है, Q दोनों में फ़र्क है, तो दोनों को अलग-अलग से कैलकुलेशन में लेकर जाएंगे। 50,000 ज़रब 1,23,711 तकसीम 11,123, 50,000 ज़रब 125 1,25,000 तकसीम 20,000, दोनों का सेपरेट डिमांड बनेगी। डिमांड इज इक्वल टू कि आपने परचेज कितना करना है। होल्डिंग कॉस्ट, अब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है, आपको सेफ्टी स्टॉक भी साथ शामिल करना पड़ेगा। एवरेज जो यूनिट्स हैं वो QO2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएंगे, तो 1200 यूनिट्स जिस दोनों में ऐड अप करना है, फाइनल करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपका कॉस्ट कहाँ पर है। अगर कम EOQ मॉडल पे हुई तो आप कहेंगे EOQ मॉडल पे शिफ्ट हो जाएं। अगर बल्क डिस्काउंट पे कम कॉस्ट बनेगी तो आप कहेंगे कि यस वी शुड कंटिन्यू ऑन बल्क डिस्काउंट। एनुअल सेविंग ऑन बल्क डिस्काउंट वो ये आ जाएगी। स्टूडेंट की गलतियाँ कि उन्होंने ट्रांजिट लॉसेस को कंसिडर नहीं किया,
परचेज कॉस्ट वाज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑर्डर साइज इंस्टेड ऑफ डिमांड, सेफ्टी स्टॉक वाज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। तो 3-4 गलतियां स्टूडेंट्स की आ रही हैं नज़र। एक डी इंटू प्राइस नहीं कैलकुलेट करते, क्यू इंटू प्राइस ले लेते हैं। दूसरी स्टॉक CHQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक्स ये शामिल नहीं करते। लें जी, नेक्स्ट कहानी आती है अब सेफ्टी स्टॉक के ऊपर। टाइम हमारे पास क्या हो गया, 1:16 हो गए। मेरे पास जमात होती है 1:45 बजे। आप लोग ज़रा कंसिडर कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना चाह रहा हूँ। नमाज से पहले सेफ्टी स्टॉक ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब सेफ्टी स्टॉक के मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं। एक सवाल ये आया है, अब स्टूडेंट देखता नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रेप्लिका स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है। ये पास पेपर है, उसका रेप्लिका है। मैं पास पेपर बता भी सकता हूँ कौन सा पास पेपर है जिसका रेप्लिका है, बल्कि मुझे दिखाना चाहिए आपको ये कौन सा किस सवाल का रेप्लिका है। 1 मिनट होल्ड करें। ज़रा गौर से देखें बच्चों, ये कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 8 हुआ करती थी, ऑटम 2008 का असल में सवाल है। और इसके अंदर डिलीवरी टाइम और यहाँ पर लिखा हुआ है 20% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, 10% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अवेलेबल है। और ये सवाल था जो पुराना स्टडी टेक्स्ट में मौजूद था। अब जो सवाल आया वो ये आया, जस्ट क्या किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को इस अंदाज से शो कर दिया गया और रिस्क जस्ट चेंज किया गया। तो मैं बार बार बोलता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि बच्चों कंप्लीट योर स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चन लाजमी करें, मुकम्मल तौर पे होने चाहिए, जैसा आपको शो करना था मैंने। चलें अब डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से होना था। Omega Limited uses a material L3 in its production process. The annual demand of L3 is 1,80,000. Annual demand आ गई 1,80,000 and it used evenly throughout the year. The daily demand can vary by 30 units from the average demand. Okay, daily demand change हो सकती थी 30 यूनिट से from average demand. Oil orders L3 in batches of 10,000 units. Lead time and the probability of their occurrence are given below. Lead time in working days, ये lead time आ गया कि जितने दिनों में हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा वो 5 दिन से लेकर 10 दिन तक है। 5 दिन में हो जाए उसकी चांस ऑफ अक्रेंस 32%,
6 दिनों में हो जाए, चांस बढ़ गया। अब ये जो तरीकाकार है, इस 6 दिनों में ये 32% भी शामिल हो चुका है, क्योंकि ये 32% और रिस्क कम हो गया हमारा। जैसे जैसे हमारा क्या नाम है, हम अपने को लीड टाइम को बढ़ा लेंगे, रीऑर्डर लेवल को बढ़ा लेंगे, वैसे वैसे हमारा रिस्क कम होता जाएगा। अगर 7 दिन लीड टाइम के ऊपर जाएंगे और हम अपना रीऑर्डर लेवल 7 दिनों के ऊपर सेट कर लेंगे, 7 दिन के यूजेज के मुताबिक हम रख लेंगे अपने पास स्टॉक, तो हमारा रिस्क मज़ीद कम हो जाएगा। 8 दिनों के ऊपर रख लेंगे, मज़ीद कम हो जाएगा। 9 दिनों के यूजेज के ऊपर रख लेंगे, मज़ीद कम हो जाएगा। 10 दिनों के ऊपर रख लेंगे तो शायद मज़ीद कम हो जाएगा और शायद नील हो जाए। Assume both OL and supplier work 300 days a year. Calculate the safety stock, reorder level and maximum inventory level. Maximum inventory level भी एक फार्मूला होता है, वो भी हम देख लेते हैं। If OL is willing to take a 10% risk of being out of stock. 10% risk क्या है कि आखिरी 10 मीन्स हम स्टॉक शायद 7 दिन का रखें, 7 दिन का रखेंगे तो हम स्टिल 10% रिस्क के ऊपर होंगे। और अगर हम 5% पे रखें तो हम 8 दिन का स्टॉक रखें, एंड पर जो बच गया है 7 दिन और 8 दिन का स्टॉक ये सेफ्टी स्टॉक हो गया। लंबे तरीके कार से सोचना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पर 7 दिन के ऊपर 90% हो चुका है, रिस्क 10% है। 8 दिनों के बाद 95% पे हो गया, रिस्क 5% है। डायरेक्टली भी सोचा जा सकता था। अब 10% रिस्क पे है रीऑर्डर लेवल, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। हमारा जो यूजेज था पर डे कितना था, 1,80,000, 300 दिन है। 1,80,000 हमारी डिमांड है, 300 दिन है, तो हमारे पास एक पर डे का यूजेज आ जाएगा 630 पर डे, जब 7 दिन, इतने यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल हो गया। सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल में से एवरेज यूजेज लेस कर दें। एवरेज यूजेज क्या है, पर डे ये 600 है, और मिनिमम यूजेज मैक्सिमम यूजेज हर एक दिन का उसने बोला है मुझे 30 का प्लस और माइनस। डेली डिमांड कैन वेरी बाय मैक्सिमम 30 फ्रॉम द एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड 600 निकला, इस 600 में मैं 30 प्लस कर दूं या इस 600 में मैं से 30 माइनस कर दूं, ये मेरी चली जाएगी 570 और ये चली जाएगी मेरी 630। ये मैक्सिमम आ जाएगा, ये मिनिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम ये रीऑर्डर लेवल है, 630 ज़रब 7 दिन। एवरेज यूजेज 600 है, 600 ज़रब 6 दिन। और ये किस तरीके से एवरेज निकाला, वो इस बेसिस पे निकाला। ये देखें, मैंने कमेंट्स लिखे हुए। मैक्सिमम डिलीवरी जो है 53%, सबसे ज़्यादा 53% या मैक्सिमम डिलीवरी हो चुकी होती है, तो इसको हमने एवरेज कंसिडर कर लिया कि ये एक एवरेज है 6 दिनों का। 6 दिनों में यहाँ पर भी देखें तो ऑन एवरेज 6 दिनों में स्टॉक डिलीवर हो जाता है। ओवरऑल भी देखें तो बाकी प्लस और माइनस थोड़े थोड़े से रह जाते हैं, तो ऑन एवरेज 6 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक जजमेंट थी, ये कुछ और नहीं था, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर। 6 दिन एवरेज यूजेज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, ये आपका आ गया। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ये क्या होता है, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है। मैं ग्राफिकली थोड़ी सी समझा दूं। हमने ऑर्डर किया रीऑर्डर लेवल,
एक यूजेज है मैक्सिमम, एक है मिनिमम और एक है एवरेज। मैंने मिनिमम यूज़ किया हुआ था, मिनिमम यूज़ किया था मिनिमम लीड टाइम में, तो मुझे क्वांटिटी मिल गई। जो ऑर्डर मैंने किया हुआ था क्वांटिटी का वो मुझे मिल गया, तो ये आपका मैक्सिमम लेवल है। इसका फार्मूला फिर बन जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूज, एवरेज नहीं मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस क्वांटिटी। प्लस क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल हमने सेट किया था 4410, मिनिमम यूजेज मिनिमम लीड टाइम 5 दिन था, प्लस 10,000 रीऑर्डर क्वांटिटी थी, ये मैक्सिमम मेरा लेवल आ गया। अगर रिस्क 5% है तो मेरा मैक्सिमम यूजेज 630 डेज 8 आंसर आ जाएगा। फिर रीऑर्डर लेवल में से एवरेज वही वाला है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और रीऑर्डर लेवल में मिनिमम माइनस करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये ऑटम 2008 का रेप्लिक का सवाल था। स्टूडेंट की पास परसेंटेज सिर्फ 5% थी। रीज़न क्या थी? सवाल पहले देखा नहीं हुआ था, सवाल पहले किया नहीं हुआ था, स्टडी टेक्स्ट को पढ़ा नहीं हुआ था। एक चीज़ रह गई, अब हमने सेफ्टी स्टॉक्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है और 2 सवाल उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। दो बड़े मशहूर सवाल हैं, एक खान लिमिटेड है, एक नाइजीरिया के नाम से, और एक रिसेंट टाइम का सवाल भी है, वो भी मैंने इसके साथ ही लाइन किया हुआ है, इसी अंदाज से सॉल्व किया हुआ है। ये वाला जो सवाल है ये अरसा हो गया है, इस तरह का रेप्लिका नहीं आया। अब ज़रा टेक्निकल तरीके से सवाल आ रहे हैं, इसका कोई रेप्लिका अभी तक नहीं आया। 2 दफ़ा ये पूछा जा चुका हुआ है, एक दफ़ा 18 में, एक दफ़ा 21-22 में गालिबन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल केएल प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज? 1000 पर, 450 पर, या एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम पे? खान लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड सेल प्रोडक्ट डबल। केएल इज फेस्ड विद द सिचुएशन वेयर लीड टाइम इज मोस्टली प्रेडिक्टेबल। लीड टाइम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजेज प्रिडिक्ट शायद नहीं हो सकती। ओके, 1 month, but lead time usage varies quite significantly. Data collected for past 3 years shows the probability of for lead time usage is as follows. Demand during use lead time percentage दे दी है, number of units demanded during lead time 1000, 660, 450। हम इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम आ जाएगा। 1000 को 30% से जमा 660 को 50% से जमा 450 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एवरेज यूजेज आ जाएगा ड्यूरिंग लीड टाइम। एनुअल डिमांड इतनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये यूज़ होगा हमारा स्टॉक आउट से, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट का आपस में लिंक है। परचेज ऑर्डर आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इतने यूनिट्स, वेयर एज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज इतने। तो ईओक्यू यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब रीऑर्डर लेवल एक 1000 है, एक 450 है, एक रीऑर्डर लेवल एवरेज आएगा 720। ये 720 वही वाला एवरेज आ गया। 2 चीज़ों को आपने सिर्फ कंसिडरेशन में लेकर आना है, एक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और एक है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट भी निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं एक तरीक़ेकार से आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आई कैप में आ जाता है, पता नहीं काफ़ी मैं कैलकुलेशन के बाद मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो 2-3 अंदाज हो सकते हैं। ये मुझे ये वाला आसान तरीन लगता है, एक फॉर्मेट के ऊपर आता है। अच्छा जी, ईओक्यू आपने निकाल लिया, क्वांटिटी आपने निकाल ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से।
करना क्या है, पहले नंबर पर सेफ्टी स्टॉक मालूम करना है तमाम रीऑर्डर लेवल्स पे। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। एवरेज यूजेज आपने 720 निकाला, रीऑर्डर लेवल 1000 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक निकाल लेंगे। रीऑर्डर लेवल 1000 पे भी, 450 पे भी, 720 पर 1000 माइनस 720 ज़रब 1, लीड टाइम 1 महीना था, 720 ज़रब 1, 720 ज़रब 1। अब 450 तो वैसे ही कम है रीऑर्डर लेवल, तो ये तो एवरेज यूजेज से भी कम है। तो ये ना बिल्कुल स्टार्ट में ही गायब किया जा सकता है कि ये तो कैलकुलेशन में लेकर ही ना आया जाए, इसको तो डिसीजन के अंदर ही आउट किया जा सकता है अगर करना चाहें तो। इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा ही होगी अगर मैं करना चाहूँ तो, क्योंकि ये एवरेज यूजेज से भी कम है। कम से कम तो एवरेज यूजेज हो ना, एवरेज यूजेज से ज़्यादा हो रीऑर्डर लेवल तो अकल इजाज़त देती है। अगर एवरेज यूजेज से ही लीड टाइम से कम हम रीऑर्डर लेवल रख देंगे तो फिर तो काम गड़बड़ होगा, फिर तो हम रहेंगे स्टॉक आउट में, फिर तो हम अपना गुडविल मेंटेन ही नहीं कर सकते। तो इसको जजमेंट में आउट भी किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो, और कर भी सकते हैं, पेपर में भी कह सकते हैं कि एवरेज यूजेज से ये कम है, लिहाजा इसको तो इग्नोर किया जा सकता है, इसको तो कैलकुलेशन में लेकर ही ना आए। अब रह गई बात 720 और रीऑर्डर लेवल 1000 की, कैलकुलेशन मैंने सारों की हुई है। अब फार्मूला क्या है, होल्डिंग कॉस्ट इनटू सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक निकलेगा एक लेवल के ऊपर बस, जिसमें रीऑर्डर लेवल सबसे ज़्यादा है वहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है, बाकी में नहीं है, तो सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट आ गई। जो रीऑर्डर लेवल सबसे ज़्यादा है, जिसमें सेफ्टी स्टॉक भी प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, इसमें जो स्टॉक आउट कॉस्ट होता है वो नहीं होती है, स्टॉक आउट नहीं होता। वैसे स्टॉक आउट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पर यूनिट इनटू D/Q नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हर ऑर्डर के अंदर क्या है, मैं स्टॉक आउट हो सकता हूं, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊं, मैं स्टॉक आउट हो जाऊं, हर ऑर्डर में मौजूद है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितने स्टॉक आउट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से तो मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे ओवरऑल पूरे साल के, ये कितने स्टॉक आउट हो रहे हैं, उसको स्टॉक आउट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है जिसको अगर आप पल्ले बांध लें तो आप आराम से स्टॉक आउट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को और एवरेज स्टॉक आउट को ये ज़हन में रखना है, कैलकुलेशन लेकर आनी है आपने। अब इसका फॉर्मेट भी किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट भी समझा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने रीऑर्डर किया, रीऑर्डर लेवल है, अब ये मेरा यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है। अगर मेरा यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम जो रीऑर्डर लेवल मैंने सेट किया हुआ है उससे मेरा यूजेज बढ़ जाता है, जितने दिन का बढ़ेगा उतने दिन का मैं स्टॉक आउट होऊंगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम तो मैंने सेट किया, इसको फॉर्मेट के अंदर अगर फुट इन करना हो तो मैं कहूँगा यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल मैंने एक सेट किया 1000 का और स्टॉक आउट डिफरेंस लूँगा। अगर 1000 मेरा यूजेज हो, 1000 ही रीऑर्डर लेवल हो, मेरा नील होगा। ये स्टॉक आउट तब होगा इफ़ A ग्रेटर देन B हो, मीन्स रीऑर्डर लेवल मेरा कम हो, यूजेज मेरा ज़्यादा हो, तब स्टॉक आउट होगा, अदरवाइज तो मैं स्टॉक आउट ही नहीं होऊंगा। तो ये तो कंसिडरेशन से ही निकाल दें कि जब हाईएस्ट रीऑर्डर लेवल होगा, जो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल होगा, उसमें कभी स्टॉक आउट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। स्टॉक आउट होगा कब, जब मेरा रीऑर्डर लेवल कम होगा। तो यहाँ पर जो 450 में कैलकुलेशन में समझाने के लिए डेफिनेटली लेकर आ रहा हूँ, 450 मेरा यूजेज था,
रीऑर्डर लेवल था लेकिन मेरा यूजेज था 1000। अब 1000 अगर मेरा यूजेज है, रीऑर्डर लेवल मैंने सिर्फ 450 सेट किया हुआ है, मेरा यूजेज 1000 है लीड टाइम में, तो मैं तो स्टॉक आउट होऊंगा ही होऊंगा। 450 तो मैं ऐसे खा जाऊंगा, तो मैं कितना स्टॉक आउट हो जाऊंगा, मैं 550 स्टॉक आउट हो जाऊंगा। अगर मेरा यूजेज 660 होगा तो भी मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। हाँ, अगर मेरा यूजेज 450 होगा फिर मैं स्टॉक आउट नहीं होऊंगा। अब इस सारे की प्रोबेबिलिटी भी है, क्वेश्चन में दी हुई है, चांस ऑफ अकरेंस है, इसके चांस ऑफ अकरेंस 30 के हैं, इसके 50 के, इसके 20 के। तो मैं इन सब के सामने क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, ये मेरा एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे। असल में मेरा इतनी वर्किंग है, मेरे पास स्टॉक आउट हो, यूनिट्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, एवरेज स्टॉक आउट निकल आएगा पर ऑर्डर। हर दफा चांस है इसके। तो यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी साइन करेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर स्टॉक आउट आ जाएगा। मैं फॉर्मेट में ले जाऊंगा इसे। फॉर्मेट में क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पर यूनिट। ये अब मुझे मेरे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस 40 रुपये, तो मैंने तीनों लेवल पर क्या लिखा, 40 रुपये कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट लिख दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने अलहदा से मालूम कर लिया कि एनुअल डिमांड मेरी D86 है और क्वांटिटी मेरी 1080 की ऑर्डर होनी है। 1080 कैसे आया, वो EOQ बेसिस पे आया। EOQ मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8 हैं, तो ये मैंने 8 लिख दिया। अब एवरेज स्टॉक आउट लूँगा मैं। एवरेज स्टॉक आउट मेरे पास एक दफ़ा वर्किंग में 0, दूसरे में 270, तीसरे में 84। $284 आएगा। मैं कैलकुलेशन करूंगा, वैल्यूज़ आ जाएगी। मैंने पहले कहा कि रीऑर्डर लेवल में 450 को पहले से ही आउट कर सकता हूं, मैं ना कैलकुलेट करूं, ये मैं डिसीजन में ही गायब कर सकता हूं। तो असल मुकाबला मेरा है कि मैं 720 एवरेज रख लूं या मैं 1000 रख लूं। तो इसमें 26,880 है कॉस्ट, इसमें 28,000 है, तो मेरा होगा कि जी मैं एवरेज यूजेज के ऊपर रहूं। स्टॉक आउट की कॉस्ट मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना मुझे होल्ड करने पे खर्चा आना है 1000। हाँ, अगर मैं रीऑर्डर लेवल 800 रख लेता तो शायद कॉस्ट मज़ीद कम होती, मेरा सेफ्टी स्टॉक कम होता। सेफ्टी स्टॉक कम होता तो मैं शायद इसको कर लेता। इसमें अगली चीज़ ये हो सकती है कि जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि जी कौन सी 2 सिचुएशंस होंगी जिसमें इनडिफरेंट होगा, मींस मैं सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं कि मेरा 720 का लेवल और ये लेवल रीऑर्डर लेवल कितना रखूं कि बराबर आ जाए कॉस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। तो मैं क्या करूंगा, ये 26,880 लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कर दूंगा इन दोनों को बराबर रख के। अभी 28,000 के बराबर है, मैं 26,880 के बराबर इसको रख देता हूँ। तो फिर मैं इन डिफरेंट सिचुएशन पे आऊँगा। इन डिफरेंट ये 26,880 आना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक ये हो, 100 रुपये ये हो। तो सेफ्टी स्टॉक 268 यूनिट्स अगर होगा, 269 यूनिट्स मोर और लेस, तो उस वक्त क्या होगा, मेरा इनडिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी मोर और लेस 268.8 वैसे आना था, तो 269 मैंने लिख दिया। तब मेरा खर्चा बराबर होना था। और सेफ्टी स्टॉक अगर वो आएगा तो 720 जमा 269 ये मेरा रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। ये एवरेज यूजेज है प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये रीऑर्डर लेवल बन जाएगा। ले जी, एक सवाल मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। ब्रेक करते हैं नमाज की और हम इंशाल्लाह 2:15 पे मिलते हैं। ठीक है बच्चों।
लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डिस्कशन की ये वाला सवाल खान लिमिटेड वाला, जिसमें हमने स्टॉक आउट वगैरह कैलकुलेट किया। जैसे रीऑर्डर लेवल है उसी तरीके से है सेफ्टी स्टॉक। तो ये एक रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल, स्प्रिंग 25 का सवाल, ये डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। स्प्रिंग 25 में रिक्वायरमेंट आई, डिटरमिन दी ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट SAZ शुड मेंटेन। 9 मार्क्स का सवाल। अब ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक हो, ऑप्टिमल रीऑर्डर लेवल हो, आपका फॉर्मेट एक हिसाब से काफ़ी हद तक बन जाता है कि आपको सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये एक कैलकुलेट करनी होती है, और एक आपको एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स DOQ इनटू एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में तो ये एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी होती है, सेफ्टी स्टॉक करनी होती है। बाज़ औक़ात हमें सेफ्टी स्टॉक और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट को आपस में कंपेयर करना होता है। समटाइम्स हम इन दोनों का टोटल लेकर काम कर रहे होते हैं, तो ये एक डिसीजन मेकिंग की कहानी आ जाती है। समहाउ कैलकुलेशन ये दोनों करनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं बनती हैं। तो हम यही दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन से सेफ्टी स्टॉक की बात कही है, क्या काम कहा गया। SSG लिमिटेड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट Z विद बजटेड सेल ऑफ 3,65,000 यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एट 3600 पर यूनिट। सिंगल प्रोडक्ट Z बनाता है, सेल उसकी 3,65,000 है। A single raw material is required to produce Z. Okay, the relevant details of the raw materials are as follows. 3,65,000 यूनिट्स बनाने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट 8 है। 8 एक यूनिट बनाने के लिए 8 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट पर केजी 160 है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1,40,000 केजी है। नॉर्मल लीड टाइम 10 दिन है। नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम 10 दिन है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी एनुअल यानी कि पर यूनिट पर एनम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम 75% यानी कि 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो 75% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले इन ऑर्डर बाय 1 डे 15% और डिले ऑफ ऑर्डर 2 डेज 10%। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन आउट हो सकता है, 2 दिन आउट हो सकता है। स्टॉक एक दिन की रिक्वायरमेंट देखनी होगी कितनी है हमारी, एक दिन में कितने यूनिट्स बेचे जा सकते हैं, उसके मुताबिक रॉ मटेरियल कितना है। तो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 10,000 पर यूनिट ऑफ Z। ओहो कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ Z, कन्वर्जन कॉस्ट ही है। ओके, 1,000 रुपये का खर्चा होगा। प्रोडक्शन एंड सेल्स आर कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर। सेल्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर सेल लॉस्ट हो जाए तो रिकवर नहीं हो सकती। SSG ऑपरेट्स 365 दिन अ ईयर, एक दिन में यानी कि 1,000 यूनिट्स। 3,65,000 यूनिट्स हैं, 365 दिन काम करना है, तो इसका मतलब हुआ एक दिन में 1,000 यूनिट्स बेचने हैं। 365 1,000 मीन्स 8,000 यूनिट्स बाय करने हैं, पर डे अवेलेबल होने चाहिए। और 10 दिन का हो तो 80,000 कह सकते हैं। अब अगर 8,000 केजी, इसका मतलब हुआ 3,65,000 तकसीम 365 1000 Z के यूनिट्स पर डे, और 1,000 के लिए 8 क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की। तो अगर हम स्टॉक आउट होते हैं तो एक दिन के होंगे या 2 दिन के होंगे।
तो हमें सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमल का, तब ऑप्टिमल में हम कहेंगे या तो कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, या एक दिन का रखते हैं, या 2 दिन का रखते हैं। अगर एक दिन का रखते हैं तो 8000 की क्वांटिटी हमें स्टॉक में रखनी होगी, और अगर 2 दिन का रखते हैं तो 16000 की क्वांटिटी रखनी होगी। सिंपल फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालनी है और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम केजी के, बिल्कुल ठीक हो गया। लाइक विद लाइक चलना है, ये देखना है, ये ना हो कि जी की बताई हो और फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़े हमें। तो 100 रुपया पर केजी दिया हुआ है, 8000 ज़रब क्या करेंगे हम, 0, 100 ज़रब 0, 8000 ज़रब 100, 16000 ज़रब 100, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी दोनों तीनों की। फिर हमने मालूम करना है एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब स्टॉक आउट मालूम करने के लिए अगर हम देखें कि हमारे पास स्टॉक आउट के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है, किस तरीके से हम करेंगे, तो हम शायद यहाँ से 3600 हमारे पास है सेल प्राइस, और कन्वर्जन कॉस्ट इसकी लगनी है 1000, और इसके ऊपर रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगनी है 160 ज़रब 8, शायद 1280। तो हमारे पास स्टॉक आउट अगर होता है 1 यूनिट जी का, तो हमारे पास आ जाएगा कि जी हमें कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो इसका मतलब मैं आराम से कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। 3600 माइनस 1280 माइनस 1000, तो मेरा 1320 रुपए पर यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट है। अब मैं इसको 1320 के साथ भी कैलकुलेशन में लेकर जा सकता हूं, और दूसरा है 1320 तकसीम 8 केजी कर दूं, पर केजी निकाल कर तब भी कैलकुलेशन ले सकता हूं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके कर दूं या फिनिश गुड के हिसाब से स्टॉक आउट निकाल दूं। स्टॉक आउट सिंपल, मैं एक हिसाब से अब अपना फॉर्मेट के ऊपर लेकर आता हूं। अगर मैं 10 दिन का ऑर्डर रखता हूं, 10 दिन का स्टॉक रखता हूं, तो मेरे पास 10,000 यूनिट्स जी के रीऑर्डर लेवल बनता है। अगर मैं उसी फॉर्मेट में रखूं अपने आप को, किधर गया किधर, यस, फिनिश गुड के पर्सपेक्टिव में जाऊं, 10 दिन का 10 डेज रीऑर्डर लेवल यूजेज, तो 10,000। अच्छा, 10 दिन रखूं, 11 दिन रखूं, 12 दिन रखूं, ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, 10, 11 यूजेज का। ठीक, तो फिर मेरा जो स्टॉक आउट होगा यहाँ पर कोई नहीं, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मैं दी हुई है 75, 15, 10। तो मेरा एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स में आ जाएगा, ये फिनिश गुड के हिसाब से 350 फिनिश गुड, और मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन लॉस है ये भी फिनिश गुड के हिसाब से है। तो मैं दोनों चीज़ें लाइक विद लाइक रख के चलूँगा। मैं कहूँगा 1320 कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पर यूनिट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे बनेंगे ये 365 ज़रब 8 करूँगा तो मेरी एनुअल डिमांड बनेगी, तकसीम 140 करूँगा तो 20 ऑर्डर बनते हैं। मैं 20 ऑर्डर भी लिख दिया मैंने अपने फॉर्मेट में, 1320 20 ऑर्डर, और पहले लेवल पर 350 का मेरा जब नील स्टॉक होगा तब स्टॉक आउट मेरा 350 एवरेज पर ऑर्डर हो जाया करेगा। ये अगली बात, वैल्यू आ जाएगी 4240। नेक्स्ट, मैं इसको दूसरे अंदाज से सोच लूं तो 1 दिन का लेट, 2 दिन का लेट, स्टॉक आउट सीधा 1000 और 2000। सेफ्टी स्टॉक अगर मैं 11 दिन रखता हूं तो इसका मतलब है मेरा रीऑर्डर लेवल 11000 होगा। अब मैं सिर्फ लेट होगा 1 दिन से,
12वां दिन अगर बढ़ जाएगा तो सिर्फ इस लेवल पर, तो उसके 10 और 100 फिनिश गुड के बनेंगे स्टॉक आउट। इसको अगर लेकर आऊंगा तो 100 मेरा 26-40 कैलकुलेशन में आएगी। अब मैंने दोनों का टोटल लगाना है, मैंने देखना है ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक कौन सा बनता है, तो मैं टोटल लगाऊंगा, दोनों का टोटल होगा, सेफ्टी स्टॉक का भी और स्टॉक आउट कॉस्ट का भी। तो मेरा ओवरऑल सबसे कम खर्चा वो है जब मैं हाईएस्ट लेवल पे सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूँ, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूँ, तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट कम है, स्टॉक आउट कॉस्ट में कदरे ज़्यादा है। जब ये सेम आंसर अगर मैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये वाली कहानी 10,000 ज़रब 8 पे जाएगी, ये ज़ूजत भी 10 ज़रब 8 होगा, ये भी ज़रब 8 होगा, ये अल्टीमेटली भी ज़रब 8 की तरफ जाएगा और ये भी 8 पे चला जाएगा। डन। लेकिन ऑन अदर हैंड जो स्टॉक आउट पर केजी है वो फिर 8 से डिवाइड होके आ जाएगा, तो मेरे पास एवरेज स्टॉक आउट ये थोड़े से बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके भी इसको कर सकता हूँ, आ सकता है आंसर यही आएंगे, आंसर फर्क नहीं आएंगे। तो फॉर्मेट के ऊपर काम करेंगे, बड़ी जल्दी काम होगा। ये वाला सवाल भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, नाइजीरिया वाला सेम पैटर्न के ऊपर सवाल, उसी तरीके से स्टॉक आउट होगा। एक सवाल और डिस्कस करके फिर आगे कंक्लूड करते हैं। डिटरमिन करो वेदर हमें कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए या नहीं। ओके। Royal Enterprises operates a factory in Karachi where it produces a single product Gamma using 2 kg of raw material X and 3 kg of raw material Y. Both raw materials are purchased from a supplier on Peshawar, priced at 400 per kg for X and 250 per kg of Y. Typically, the raw material are received within 10 days of placing an order. However, there are occasional delays. Last year, RL placed 24 orders. Okay. एंड द डिलीवरीज वर एज फॉलोज। 10 दिन के अंदर अंदर 20 ऑर्डर है, 11 में 3, 12 में 1। प्रेजेंटली आरईएल डज नॉट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक। इस वजह से क्या हुआ होगा, यहां पर जब ऑर्डर रिसीव हुआ होंगे तो स्टॉक आउट हो गया होगा। इन द इवेंट ऑफ डिले इन रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट, रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर इन कराची एट प्राइस 25% हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड प्रिवेंट प्रोडक्शन स्टॉपेज। तो हम क्या करते हैं, हमें जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो बियर करनी पड़ती है, वो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है। मसलन 400 की चीज खरीदता हूं, इसका 25% मुझे एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है, तो 100 रुपया स्टॉक आउट है, कॉस्ट है। REL is now considering to maintain a safety stock. Okay, REL produces 1000 units daily, 1000 यूनिट्स डेली बनाता है। डन। ये भी फिनिश गुड के हिसाब से काम किया जा सकता है, फिनिश गुड के हिसाब से काम करके बाद में मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई इक्वल टू 1 डेज यूजेज इज 1 million पर एनम। वेरी गुड थिंग। कहता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई इक्वल टू 1 डेज यूजेज रुपीज 1 million पर एनम। टोटल दे दिया उसने, एक दिन का होल्डिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एक्स और वाई, अगर एक दिन का यूजेज को देखा जाए तो 1 मिलियन है, तो 2 दिन का देखा जाए तो 2 दिन एक्स्ट्रा के हिसाब से है ना, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा जाए या 1 दिन का रखा जाए, 10 दिन तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब सेफ्टी स्टॉक 0 होगा, 1 दिन का स्टॉक होगा और 2 दिन का स्टॉक होगा। 1 दिन की 1 मिलियन खर्चा है तो 2 दिन का 2 मिलियन होगा। यहां पर स्टूडेंट सही जज नहीं कर सके सेफ्टी स्टॉक, तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट
इसके लिए हमें काम करना है। अब x के लिए अलहदा, y के लिए अलहदा काम करना है, या टोटल के ऊपर काम करके एवरेज निकाल कर फिर हम उसको निकाल देंगे। एक दिन का 1000 है तो फिनिश गुड के हिसाब से निकालते हैं, 10 दिन का 10 नॉर्मल अंदाज से, 10 11 12, तो स्टॉक आउट होगा 10 1000 और 2000 फिनिश गुड के हिसाब से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, वो खुद निकालनी थी। यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 24, 3 डिवाइडेड बाय 24, 1 डिवाइडेड बाय 24, ये प्रोबेबिलिटी थी, चांस ऑफ अकरेंस था, ये नहीं गिवन थी, ये खुद निकालनी थी। ये प्रोबेबिलिटी है। एवरेज स्टॉक आउट उसी तरीके से 1000 ज़रब 3/24, 2000 ज़रब 1/24 करेंगे, मेरे पास 208 फिनिश गुड के यूनिट्स एवरेज स्टॉक आउट होंगे। उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 416 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 625 आएगा। एक एक्स के लिए है, दूसरा वाई के लिए है। इसी तरह से अगर मैं एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेता हूं तो फिर मेरा ये जो यहां पर स्टॉक आउट होना है ये भी नहीं होगा, और यहां पर जो होगा वो 1000 होगा एक दिन का। ये थोड़ा सा गलत हुआ लग रहा है, कॉपी पेस्टिंग गलत हो गई है, 1000 होगा, इसी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है, वैल्यूज गलत आ गई। तो स्टॉक आउट 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और फिर 24 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, 416 और 625 ये निकाल लेंगे, 416 625। यूँ आप कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाल लेंगे, जिसमें सबसे कम कॉस्ट होगी वो आपका ऑप्टिमल स्टॉक होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन मेरी ये पुराना कॉपी हो गया हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर बनता है जी 1000 और ये 41.67 बनता है, ज़रब 2 होगा, ये 83 बनेगा, और 41.67 का ये बनेगा, नहीं मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, 125 बनेगा, 125 बनेगा। और ये वाली वैल्यूज जो हैं 1,93,75 2,81,500 2 लाख पे आ जाएगी, 81,500 पे आ जाएगी, ये 375 समथिंग पे होगा, और पहली सही है। तो 1375 13,87,500, ये 81,500 पे बन रहा है, 13,87,500 हो जाएगी टोटल कॉस्ट। यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आनी है, 83.33 और 125, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो वेस्ट कॉस्ट होगी एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा जाए, ये आपका कंक्लूजन होगा। पासिंग परसेंटेज इसकी 5% थी, स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया, फॉर्मेट में चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं की। Examiner couldn't envisage that if 1 day's safety stock were held, the company would have to incur holding costs for maintaining the stock as well as stock out costs, as there is a possibility that the order will be delayed by 1 more day. Holding cost per day was given in the question, still examiner presented the wrong calculation to calculate it. Impact of holding cost of safety stock was ignored. Impact of deliveries delays by 1 or 2 days stock out के ऊपर कैलकुलेट नहीं की गई, बहुत सारी गलतियां थी, 5% बच्चे सिर्फ पास हुए।
तो मोर लेस फॉर्मेट सेम है, काम वही करना है। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट करनी है, एनुअल कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट्स करना है। तो ये भी एक और सवाल छोटा सा था, ये भी इसके अंदर भी अगर हम बच्चों की परसेंटेज चेक करें तो 6% है। तो फॉर्मेट के अंदर आप काम करेंगे तो आप आसानी से काम कर जाएंगे। नहीं फॉर्मेट पे काम करते तो काम नहीं हो पाएगा। मेरा दिल कर रहा है मैं ये भी डिस्कस कर दूं। हो जाएगा। एक मस्त सवाल तकरीबन आ रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक वंस अगेन, Masroor Limited uses EOQ model to order one of its raw material nacrum. EOQ determined using the existing data 72,000 units. ML maintain a safety stock equivalent to daily usage of those R units. एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहा है और presently 10 orders are placed annually and lead time is 30 days. Okay, the ordering cost are 86,400 per order. Presently ML has faced some shortage due to delays in the procurement time. ML's cost accountant Numan Sheikh has consulted with the procurement team and has come up with the following analysis. Probability of delays in lead time, 4 दिन का डिले हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 10%, डिले 10 दिन का हो जाए प्रोबेबिलिटी 0.06. 3 units of macram are required to produce a final product. ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट इज 1800 पर यूनिट. वंस अगेन फिनिश गुड का लिंक है, इसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए 1800 तकसीम 3 करूंगा तो 600 पर मैक्रम आ जाएगा, या मैं मैक्रम को फिनिश गुड में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा. बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस नुमान शेख हैज सजेस्टेड टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक. कितने दिन डिले चल रहा है? 4 दिन का डिले चल रहा है या 10 दिन का डिले है, तो हम 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे या 10 दिन का मजीद रखेंगे. 1 दिन का चल रहा है, एडिशनल कितना रखेंगे? 1 दिन का तो है, 4 दिन डिले का मतलब 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक, 10 दिन डिले का मतलब 9 दिन का एडिशनल सेफ्टी स्टॉक. 1 दिन का तो रखा ही हुआ हमने. तो हमारी रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट्स बनाना. एक यूनिट 2000 यूनिट्स बनाने में 1 यूनिट बनाने में 3 यूनिट्स लगते हैं मैक्रम के. तो 2000, 1 दिन के 2000, 3 दिन के 6000, 9 दिन के 18,000 एडिशनल. 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी है. हम एडवाइस करें फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक. इंक्रीज करूं या ना करूं, सो टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टॉक आउट. तो हमें एडिशनल के ऊपर काम करना था. 6000 और 18,000, 9 एडिशनल डेज जरा 2000, थ्री एडिशनल डेज जरा 2000. होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहां कहीं पे शायद दी होगी. ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 ऑर्डर है एनुअली, लीड टाइम 30 डेज है. EOQ डिटरमिन यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा. EOQ के जरिए होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी, छुपी हुई होगी. EOQ का फार्मूला लिखेंगे. EOQ 72,000 है. 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू एनुअल डिमांड CH, यहाँ से CH कैलकुलेट होके आएगी. जब चीज़ ना मिले तो दिमाग घुमाएं कैसे कैलकुलेशन होनी है. तो ये 24 रुपए के ऊपर आएगा, आपके पास स्टॉक बढ़ जाएगा. एनो स्टॉक आउट कैलकुलेशन करेंगे आप. एनो स्टॉक आउट की कैलकुलेशन वैसे ही, एडिशनल 6000 या 18,000 स्टॉक आउट होगा, या 6000 पे या 18,000 उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई, या डायरेक्टली स्टॉक आउट हमारे पास सामने होगा. एवरेज स्टॉक आउट 600 और 1080 आएगा.
और इसको मैक्रम में कन्वर्ट करना हो, सॉरी ये फिनिश गुड का आया नहीं, ये फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया, या रेट को 600 पे ले आओ, बात एक ही है। तो स्टॉक आउट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट यहाँ पर मैं 600 ले लेता हूँ, 10 ऑर्डर है। एवरेज स्टॉक आउट में ले लेता हूँ 600 जमा 1080, तो 1680 हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा 1680। बात वही भी आ जाती है, नहीं 600 10 ऑर्डर 1680, सॉरी गलती हो गई 600 लादा लेना है, 1080 लादा लेना है। 601 इसका 600 ज़रब 10 ज़रब 1080, तो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आएगा। इसमें मैंने पार मैक्रम में कर दिया, इसमें मैंने फिनिश गुड की फॉर्म में किया हुआ है स्टॉक आउट कैलकुलेट। सिंस होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एडिशनल सेफ्टी स्टॉक इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी पॉसिबल लॉस, लिहाजा हम दोनों सिचुएशन में सेफ्टी स्टॉक रिकमेंड करते हैं कि रखें, बढ़ाएं, क्योंकि स्टॉक, अब ये यहां पर कंपैरिजन है, टोटल नहीं किया जा रहा, ये नहीं पूछा गया विच सेफ्टी स्टॉक इज बेटर। विच पूछा जाता तो ये वाला 4 डेज का बेटर हो जाना था, क्योंकि स्टॉक आउट, सॉरी नुकसान यहां पर ज्यादा था, शायद 10 दिन का रख लेना था हमने स्टॉक आउट, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। तो ये कहानी है, 6% बच्चे पास हुए यहाँ पर। तो फॉर्मेट अगर आप रखेंगे, प्रेजेंटली वी आर मेंटेनिंग 1 day stock, it means if delay we need to maintain 3 more days, if delay 10 days we need to maintain 9 more days। उसके ऊपर काम करना था हमें, और जस्ट डिसीजन इस साइड पर था कि सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करें या ना करें, एडिशनल रखें या ना रखें, ये नहीं था कि कितने दिन का रखें, इंक्रीज करें या ना करें, तो दोनों में बेहतर है कि इंक्रीज किया जाए। सो दिस वाज आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई 5-6 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, 3 से 4 सेफ्टी स्टॉक के, 3 से 4 ईओक्यू के।